बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की और देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, किस तरह से स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है और किस तरह हम किसी स्ट्रक्चर वेरिएबल के डिफरेंट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। टॉपिक को थ्योरेटिकली कवर करने के बाद आखिर में एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रीवियसली वेरिएबल्स के साथ बारहा काम कर चुके हैं और हम जानते हैं कि वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले उसका डाटा टाइप मेंशन करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक इंटीजर डाटा टाइप के साथ दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। एक का नाम रोल नंबर और दूसरे का मार्क्स है। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं तो आपकी मेन मेमोरी में कुछ पर्टिकुलर स्पेस जो है वो रिजर्व कर दी जाती है। कुछ खास मेमोरी सेल आपकी मेन मेमोरी में रिजर्व कर दिए जाते हैं जहां पे आप कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन वो डाटा सिर्फ उसी पर्टिकुलर डाटा टाइप से रिलेटेड होना चाहिए जो कि आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए यूज किया है। यानी इस एग्जांपल में हमने इंटीजर डाटा टाइप का इस्तेमाल किया है, तो हमारे वेरिएबल्स रोल नंबर और मार्क्स में सिर्फ इंटीजर डाटा को ही स्टोर किया जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक फ्लोट वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहें तो उसके लिए हम फ्लोट का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद जो भी वैलिड नेम हम अपने वेरिएबल को देना चाहें वो दे सकते हैं। और अगर हम एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहें तो चार का कीवर्ड यूज करते हैं और उसके बाद एक वैलिड नेम का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम स्ट्रक्चर में वेरिएबल्स की बात क्यों कर रहे हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बेसिकली मल्टीपल वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसी कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स होता है जो कि आप एक सिंगल नाम की मदद से यूज कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें लेकिन इनके गिर्द ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल कर लें और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के आखिर में सेमीकोलन का इस्तेमाल करें और ओपनिंग कर्ली ब्रेस से पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करें और उसके बाद स्पेस देके एक वैलिड नेम यूज करें, तो आपने एक्चुअली एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया है। अब स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने से क्या होगा अभी हम उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन इस सिंटेक्स को मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्ट का एक वर्ड यूज हुआ है। ये बेसिकली एक कीवर्ड है, यानी एक रिजर्व वर्ड है। जब भी आप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्पेस देने के बाद मैंने स्टूडेंट का वर्ड यूज किया है। बेसिकली स्टूडेंट मेरे स्ट्रक्चर का नाम है। जिस तरह जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो आपको अपने वेरिएबल को एक मीनिंगफुल नेम देना होता है, बिल्कुल इसी तरह से जब आप एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तब भी आपको एक वैलिड, एक एप्रोप्रिएट नेम अपने स्ट्रक्चर को असाइन करना होता है। तो यहाँ पे हमने अपने स्ट्रक्चर को जो नाम दिया है वो है स्टूडेंट। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान हमने चार वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और ये चार वेरिएबल्स स्ट्रक्चर में कहलाते हैं एलिमेंट्स, मेंबर्स या फील्ड ऑफ अ स्ट्रक्चर। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि आपने क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल जरूर करना है। जब आप इस तरह का कोड टाइप करेंगे तो एक्चुअली आप एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे होंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपके जहन में ये बात आ रही हो कि अरे में भी तो हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। तो जनाब, अरे में आप बिलाशुबा मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपकी तमाम वैल्यूज की डाटा टाइप सेम होती है। लेकिन स्ट्रक्चर की सबसे खास बात ही ये है कि आप इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स के वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। यानी अरे एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स तो है, लेकिन आपके उन तमाम वेरिएबल्स का डाटा टाइप सेम होता है जो कि एक अरे से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में आप मल्टीपल वेरिएबल्स का एक कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप डिफरेंट डाटा टाइप का इस्तेमाल करें, आप एक ही डाटा टाइप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही डाटा टाइप की जरूरत है तो फिर आप अरे का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर हमें वहां पे हेल्प आउट करता है जहां पे हम मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यूज को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं, वहां पे स्ट्रक्चर हमें हेल्प आउट करता है। यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने जहन में रखनी है, वो ये है कि स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है न्यू डाटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए। अब ये बात सुन के आपको अजीब सा लगेगा कि न्यू डाटा टाइप से क्या मुराद है। तो जनाब, इंट क्या है? इंट एक डाटा टाइप है और हम ये बात जानते हैं कि जब हम इंट की मदद से
एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम उसमें इंटीजर डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से फ्लोट एक डाटा टाइप है और जो वेरिएबल हम फ्लोट डाटा टाइप की मदद से डिक्लेयर करते हैं उसमें हम फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से चार एक डाटा टाइप है, लेकिन जो वेरिएबल हम चार डाटा टाइप की मदद से डिक्लेयर करते हैं उसमें हम सिर्फ कैरेक्टर डाटा ही स्टोर कर सकते हैं। तो जनाब, जब आप एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो एक्चुअली आपने एक न्यू डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया है। और अब ये जो स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया है जिसका नाम स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट स्ट्रक्चर की मदद से हम डिफाइन कर सकते हैं अपने खुद के वेरिएबल्स। और हर वो वेरिएबल जो कि इस स्ट्रक्चर की मदद से डिक्लेयर किया जाएगा, उस वेरिएबल में हम दो इंटीजर वैल्यूज, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और एक कैरेक्टर टाइप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल किया जाता है न्यू डाटा टाइप को डिफाइन करने के लिए। और स्ट्रक्चर के हवाले से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको जहन में रखनी है वो ये कि जब स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया जाता है उस वक्त आपकी मेन मेमोरी में मेमोरी सेल्स को रिजर्व नहीं किया जाता। अब आप ये सोचेंगे कि इससे क्या मुराद है, यहाँ पर तो हम चार वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं अपने स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने से हमारी मेमोरी सेल्स क्यों नहीं रिजर्व किए जाएंगे? भाई सिंपल सी बात है कि आपने एक नया डाटा टाइप यहाँ पे डिफाइन किया है, उस डाटा टाइप का नाम है स्टूडेंट। जब आप इस स्टूडेंट डाटा टाइप से नए वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे उस वक्त आपकी मेन मेमोरी में से मेमोरी सेल्स को रिजर्व किया जाएगा आपके प्रोग्राम में इस्तेमाल किए गए स्ट्रक्चर्स के वेरिएबल्स के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें स्ट्रक्चर्स को यूज करना है तो सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर करना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। यानी स्ट्रक्ट कीवर्ड, उसके बाद अपने स्ट्रक्चर का नाम और कर्ली ब्रेसेस के पेयर के दरमियान आप अपने स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स, मेंबर्स या फील्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो जाएगा। बाद में आपको इस स्ट्रक्चर की मदद से मल्टीपल वेरिएबल्स डिफाइन करना होंगे अपने प्रोग्राम की जरूरत के मुताबिक। और उस वक्त जब आप अपने स्ट्रक्चर की मदद से वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, एट दैट टाइम आपकी मेन मेमोरी में से मेमोरी सेल्स को रिजर्व किया जाएगा। स्ट्रक्चर्स को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर किया जाता है, जो कि हम देख ही चुके हैं किस तरह से किया जाता है। अब उसके बाद हमें वेरिएबल्स को डिफाइन करना होता है उस स्ट्रक्चर की मदद से। यानी जो स्ट्रक्चर हमने डिक्लेयर किया है उसको इस्तेमाल करते हुए अब हम नए वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे और फिर उन वेरिएबल्स के अंदर हम मुख्तलिफ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करें। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के बाद अब आप उस स्ट्रक्चर का नाम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने अभी बात की कि बेसिकली स्ट्रक्चर्स को यूज़ किया जाता है नया डाटा टाइप डिफाइन करने के लिए। एक्चुअली आपने एक न्यू डाटा टाइप डिफाइन कर दी और जिस तरह से आप इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, जिस तरह से आप चार या फ्लोट डाटा टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। सिंपली आपने स्ट्रक्चर का नाम इस्तेमाल करना है और उसके बाद अपने उस वेरिएबल का नाम मेंशन कर देना है जो कि आप डिफाइन करना चाहते हैं। जब आप वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं उस वक्त आपका कंपाइलर आपके वेरिएबल्स की मुनासबत से मेमोरी एलोकेट करता है आपके प्रोग्राम के लिए, और कंपाइलर ऑटोमेटिकली उतनी मेमोरी एलोकेट कर देता है जो कि आपके स्ट्रक्चर के तमाम एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए सफिशिएंट होती है। इससे क्या मुराद है अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके इसको डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि अगर आपने एक स्ट्रक्चर में मुख्तलिफ डाटा टाइप के वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया है मेंबर्स या एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर के तौर पे, तो फिर हर वो वेरिएबल जो कि आप उस स्ट्रक्चर की मदद से डिफाइन करेंगे, उस वेरिएबल की टोटल मेमोरी कितनी होगी, जितने कि उस स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स की टोटल मेमोरी होगी, उतनी ही हर एक सिंगल वेरिएबल की मेमोरी होगी जो कि आप स्ट्रक्चर की मदद से डिफाइन करेंगे। अगर हम सिंटेक्स की बात करें किस तरह से आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, तो जनाब सिंपली आप अपने स्ट्रक्चर का नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद स्पेस का इस्तेमाल करते हैं और फिर आप अपने उस वेरिएबल का नाम देते हैं। और वेरिएबल के नाम के लिए सिंपली वही रूल्स हैं जो कि हम पहले इंटीजर, फ्लोट या चार डाटा टाइप के वेरिएबल्स के लिए पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रक्ट नेम से मुराद आपके स्ट्रक्चर का नाम है और आइडेंटिफायर से मुराद आपके उस वेरिएबल का नाम है जो कि आप अपने स्ट्रक्चर की मदद से डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, हमने अभी एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जिसका नाम स्टूडेंट था। अब हम उस स्ट्रक्चर की मदद से एक वेरिएबल डिफाइन करना चाहते हैं जिसका नाम उस्मान है। तो सिंपली आपको टाइप करना है स्टूडेंट स्पेस उस्मान।
स्टूडेंट आपके स्ट्रक्चर का नाम है, यानी ये आपकी नई डाटा टाइप है जो कि आपने खुद से डिफाइन की है, और उस्मान उस वेरिएबल का नाम है जो कि आप स्टूडेंट डाटा टाइप के साथ डिफाइन कर रहे हैं। तो जब आप इस तरह से एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो एक्चुअली आप कितनी मेमोरी रिजर्व कर रहे हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपके स्ट्रक्चर में टोटल 4 मेंबर्स मौजूद हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। एक मेंबर जो है वो रोल नंबर है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, एक मेंबर मार्क्स है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, एक मेंबर एवरेज के नाम से है जिसकी डाटा टाइप फ्लोट है, और एक मेंबर ग्रेड के नाम से है जिसकी डाटा टाइप 4 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस्मान नाम का जो वेरिएबल हम डिफाइन कर रहे हैं अपने स्टूडेंट डाटा टाइप की मदद से, अपने स्टूडेंट स्ट्रक्चर की मदद से, वो टोटल 9 बाइट्स को कंज्यूम करेगा। हमारी मेमोरी में उस्मान वेरिएबल के लिए 9 बाइट्स को रिजर्व किया जाएगा। अब 9 बाइट्स किस तरह से रिजर्व किए जाएंगे? आपका रोल नंबर नाम का जो मेंबर वेरिएबल है वो चूंकि एक इंटीजर वेरिएबल है वो 2 बाइट्स ऑक्युपाई करेगा, बिल्कुल इसी तरह से मार्क्स भी 2 बाइट्स को ऑक्युपाई करेगा। एवरेज चूंकि एक फ्लोट डाटा टाइप का मेंबर वेरिएबल है इसलिए वो 4 बाइट्स को कंज्यूम करेगा, और ग्रेड चूंकि एक 4 डाटा टाइप का मेंबर वेरिएबल है वो 1 बाइट को कंज्यूम करेगा। तो टोटल 9 बाइट्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप स्टूडेंट डाटा टाइप के साथ या स्टूडेंट स्ट्रक्चर की मदद से जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे हर एक वेरिएबल में ये 4 मेंबर वेरिएबल्स मौजूद होंगे और उनमें आप डिफरेंट वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, और हर एक वेरिएबल मेमोरी में 9 बाइट्स को ऑक्युपाई करेगा। अब जब कि हम ये बात जान चुके हैं कि किस तरह से आपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है, किस तरह से आपने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स को डिफाइन करना है, आइए नज़र डालते हैं किस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल्स के मेंबर एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेंबर एलिमेंट्स को एक्सेस करने से क्या मुराद है? अभी हमने ये बात की कि जब हम एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली उस वेरिएबल के अंदर वो तमाम मेंबर वेरिएबल्स मौजूद होंगे जो कि स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के वक्त हमने यूज़ किए। तो जब आप उन मेंबर वेरिएबल्स में वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं या वहां से वैल्यूज को रीड करना चाहते हैं तो किस तरह से उन्हें आप रीड कर सकते हैं या उन्हें एक्सेस कर सकते हैं? इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डॉट ऑपरेटर का, एक पीरियड साइन का। तो सिंटेक्स इसका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपने सिंपली अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम पहले टाइप करना है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर यूज करना है, और डॉट ऑपरेटर के राइट साइड पे आपने मेंबर वेरिएबल का नाम यूज करना है। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल से मुराद वो वेरिएबल जो कि आपने डिफाइन किया है अपने स्ट्रक्चर की मदद से, और मेंबर वेरिएबल से मुराद वो वेरिएबल जो कि स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के वक्त हमने इस्तेमाल किए थे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप देखिए हमने स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पर स्टूडेंट उस्मान सेमीकोलन ये टाइप करने से एक्चुअली हम उस्मान नाम का स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। अब उस्मान नाम के स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन होते ही हमें 4 मेंबर्स वेरिएबल्स दस्तयाब हैं, यानी हमारे पास रोल नंबर का एक मेंबर वेरिएबल है, हमारे पास मार्क्स का एक मेंबर वेरिएबल है, हमारे पास एवरेज का एक मेंबर वेरिएबल है, और हमारे पास ग्रेड का एक मेंबर वेरिएबल है। तो उन मेंबर वेरिएबल्स को आप एक्सेस करना चाहते हैं, उनमें वैल्यूज स्टोर करना चाहते हैं तो बहुत आसान है। उस्मान डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे आप डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस्मान आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल है जो कि आप डिफाइन कर चुके हैं, और रोल नंबर आपका मेंबर वेरिएबल है तो उसमें हमने 10 की वैल्यू यहाँ पर स्टोर कर दी इस स्टेटमेंट की मदद से। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं तो उस्मान डॉट मार्क्स इज इक्वल टू 786 फॉर एग्जाम्पल। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एवरेज स्टोर करना चाहते हैं तो उस्मान डॉट एवरेज। यहाँ पे हम वही नाम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मेंबर वेरिएबल्स के डॉट ऑपरेटर के बाद जो कि हमने अपने स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन के वक्त यूज किए थे। और अगर हम ग्रेड में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो उस्मान डॉट ग्रेड इज इक्वल टू ए। ये एक एग्जांपल है, इसकी मदद से हम अपने मेंबर वेरिएबल के अंदर ए का कैरेक्टर स्टोर कर देंगे। अब आप सी इन और सी आउट के ऑब्जेक्ट की मदद से भी बिल्कुल इसी तरह से अपने मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 4 मेंबर वेरिएबल्स में डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर किया है उस्मान नाम के वेरिएबल के अंदर। अब इसी तरीका कार को इस्तेमाल करते हुए हम इनपुट करदा वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हैं सी इन ऑब्जेक्ट की मदद से, और सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हम उन्हें डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर देखिए कि अगर हम रोल नंबर में कोई वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हैं और वो वैल्यू हम लेना चाह रहे हैं यूजर से इनपुट के तौर पे, तो सिंपली हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम और डॉट ऑपरेटर के बाद अपने मेंबर वेरिएबल का नाम यूज करेंगे। सेम वही सिंटेक्स है जो कि अभी एग्जांपल में हमने यूज किया है, बस उससे पहले हम सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करें, यानी डायरेक्टली वैल्यू असाइन करने के बजाय हम यहाँ पे यूजर की इनपुट करदा वैल्यू को अपने
मेंबर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं। और अगर आप आउटपुट के तौर पे वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहते हो अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल में से, तो किस तरह से आप ऐसा कर सकते हैं? सिंपली आप सी आउट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उस्मान डॉट रोल नंबर लिखेंगे, तो आपके उस्मान नाम के वेरिएबल में जो रोल नंबर के अगेंस्ट वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से आप बाकी की वैल्यूज को भी स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। आइए अब एक प्रोग्राम की मदद से हम इस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डेव सी प्लस प्लस में मैंने पहले से एक प्रोग्राम टाइप और सेव कर रखा है। इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम के कोड को डिस्कस करें, हम ब्रीफली बात कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम क्या करने वाला है। इस प्रोग्राम में हम एक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे, फिर हम उस स्ट्रक्चर की मदद से एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और फिर हम उस स्ट्रक्चर वेरिएबल के मुख्तलिफ मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस करेंगे, यूजर से वैल्यूज इनपुट करवाएंगे, स्टोर करेंगे उन मेंबर वेरिएबल्स के अंदर, और फिर उन्हें एक्सेस करके हम स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक्चुअली लाइन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि हम अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर रहे हैं मेन फंक्शन से पहले। यहाँ पे आपको ये बात बताना चाहूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मेन फंक्शन से पहले अपने स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करें, आप अपने स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन के बाद भी डिक्लेयर कर सकते हैं। इससे आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं भी आपको ये डिमॉन्स्ट्रेट भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने स्टूडेंट नाम का ही एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है, और स्टूडेंट का एस हमने कैपिटल यूज किया है। इसका मतलब है कि जब हम इस स्ट्रक्चर की मदद से वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो कैपिटल एस के साथ ही इसका नाम इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड स्ट्रक्ट, जिसकी मदद से हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं। स्टूडेंट हमारे स्ट्रक्चर का नाम हो गया, और फिर कर्ली ब्रेसेस के इस पेयर के दरमियान आप देखिए कि हमने अपने मेंबर वेरिएबल्स को डिफाइन किया हुआ है। एक है इंटीजर मेंबर वेरिएबल रोल नंबर, एक है इंटीजर मेंबर वेरिएबल मार्क्स, एक है फ्लोट डाटा टाइप का मेंबर वेरिएबल एवरेज, और एक है चार डाटा टाइप का मेंबर वेरिएबल ग्रेड। अब यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर डिक्लेयर हो गया। लाइन नंबर 10 पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और लाइन नंबर 13 पे देखिए हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन किया है, और उसके लिए हमने क्या तरीकाकार इख्तियार किया? अपने स्ट्रक्चर का नाम टाइप किया, जैसे कि हम पहले ही डिक्लेयर कर चुके हैं, स्टूडेंट स्पेस के बाद हमने अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम टाइप किया जो कि एस है। तो जनाब एस नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन हो चुका है, और अब हम उस वेरिएबल के मुख्तलिफ मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लाइन नंबर 14 पे देखिए सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से हमने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर रोल नंबर। और अब यूजर का इनपुट करदा रोल नंबर हम स्टोर करना चाहते हैं अपने इस स्ट्रक्चर वेरिएबल के मेंबर वेरिएबल रोल नंबर में। तो उसके लिए हमने सी इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और फिर डॉट ऑपरेटर की मदद से हम रोल नंबर नामी अपने मेंबर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे हमने अपने वेरिएबल का नाम टाइप किया, अपने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम एस डॉट रोल नंबर। तो ऐसा करने से हमारे इस एस नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल के रोल नंबर नामी मेंबर वेरिएबल में यूजर के इनपुट करदा वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक और प्रॉम्प्ट जनरेट किया और यूजर से मार्क्स एंटर करने का कहा, और लाइन नंबर 17 पे हमने बिल्कुल उसी तरह से एस डॉट मार्क्स का इस्तेमाल किया, यानी जो हमारा मार्क्स नाम का मेंबर वेरिएबल है उसमें स्टोर हो जाएगी यूजर के इनपुट करदा सेकंड वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से हमने एक और प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर एवरेज, और फिर एस डॉट एवरेज की मदद से हमने इसे स्टोर कर दिया अपने मेंबर वेरिएबल एवरेज के अंदर। और लास्ट में हमने ग्रेड को भी बिल्कुल इसी तरह से अपने मेंबर वेरिएबल ग्रेड में स्टोर कर दिया। एक प्रॉम्प्ट की मदद से पहले मैसेज जनरेट किया, और फिर सीन ऑब्जेक्ट की मदद से वैल्यू स्टोर कर दी अपने ग्रेड नाम के मेंबर वेरिएबल में। लाइन नंबर 22 पे देखिए हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया, यू एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, बैकस्लैश एन का इस्तेमाल किया ताकि नेक्स्ट जो आउटपुट जनरेट हो स्क्रीन पर वो नई लाइन से जनरेट हो। और फिर सी आउट की मदद से हमने सबसे पहले रोल नंबर का स्ट्रिंग टाइप किया, और साथ ही हमने डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए अपने एस नामी स्ट्रक्चर वेरिएबल के रोल नंबर नामी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस किया। और चूंकि हम सी आउट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी जो कि एस नामी वेरिएबल के रोल नंबर नामी मेंबर वेरिएबल में स्टोर थी। बिल्कुल इसी तरह से मार्क्स, एवरेज और ग्रेड की स्ट्रिंग्स हमने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई, और हर एक स्ट्रिंग के साथ हमने मार्क्स, एवरेज और ग्रेड को प्रिंट करवा दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने रोल नंबर को स्क्रीन पर प्रिंट करवाया। आखिर में हमने रिटर्न 0 का इस्तेमाल किया। मैं इस प्रोग्राम को पहले ही सेव कर चुका हूं, मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं और देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरह से काम करता है। तो रोल नंबर मैं एंटर कर देता हूँ, लेट्स से 10, और जो मार्क्स हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल वो है 450, एवरेज में एंटर कर देता हूँ लेट्स से 451, और ग्रेड के तौर पे मैं
ए एंटर कर देता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ जो ही, तो देखिए यू एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स, रोल नंबर जो मैंने एंटर किया था, मार्क्स जो मैंने एंटर किए थे, एवरेज जो मैंने एंटर की थी और ग्रेड जो मैंने एंटर किया था। अब यहाँ पे मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैंने अपने इस स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन से पहले डिक्लेयर करने के बजाय मेन फंक्शन के स्टार्ट होने के बाद डिक्लेयर किया होता तो क्या कोई फर्क पड़ता है? ये देखते हैं। मैं कंट्रोल एक्स की मदद से इसे कट कर लेता हूँ यहाँ से और मैं मेन फंक्शन की ओपनिंग कर्ली ब्रेस के बाद आके अपने स्ट्रक्चर के डिक्लेरेशन को पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ इस प्रोग्राम को, दोबारा से कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं वही वैल्यूज एंटर कर देता हूँ 450, 451 और ए। तो आप देखिए मेरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कतई तौर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इट मींस कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर आप मेन फंक्शन से पहले भी कर सकते हैं और मेन फंक्शन के बाद भी।